नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे इसी पर भड़के अखिलेश। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगे आरोपों पर कहा, यह भाजपा का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा हम भेंट करना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने दावा किया था कि पुलिस मतदाताओं को पहचान पत्र की जांच कर रही है। एक्स पर एक पोस्ट में अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से इसमें शामिल लोगों को हटाने की कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग को इस चीज की खबर से जुड़ी तस्वीरों का तत्काल संज्ञान लेना चाहिए कि अयोध्या पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं की पहचान पत्र की जांच कर रही है, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। मतदाताओं में भय पैदा कर मतदान को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का यह लोकतांत्रिक अपराध है। ऐसे लोगों को तत्काल हटाया जाना चाहिए और दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं अखिलेश यादव के बेतुके बयान को लेकर बीजेपी ने सपा प्रमुख को आड़े हाथों लिया है। डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि जब चुनाव जीतते हैं तब वह चुनाव आयोग को सही होता है और जब हारने लगते हैं तो सवाल उठने लगते हैं। अखिलेश यादव को अपने बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए। बीजेपी के ही केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, जो कि पूर्व में सिक्योरिटी इंचार्ज भी थे एक समय पर मुलायम सिंह यादव के, उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जब चुनाव जीतते हैं तब ठीक है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने हमलावर होते हुए कहा कि मिल्कीपुर में हार की हताशा में सपा ने झूठ फैलाया। अखिलेश यादव प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के चैंपियन बन गए। झूठे ऑडियो, वीडियो और फोटो के द्वारा हार की हताशा मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। परिणाम के बाद ईवीएम पर भी ठीकरा फोड़ेंगे। और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने और राकेश त्रिपाठी ने, आपको सुनाते हैं। मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूं। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। आप सोचिए, अधिकारी जाति देख करके पोस्ट हुए। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे थे कि कुछ लोग जाति जाति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जाति के आधार पर पोस्ट किया है। वहां के एसएसपी को लगातार निर्देश मिल रहे थे, लगातार निर्देश दिए जा रहे थे लखनऊ से। अखिलेश यादव जी प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के चैंपियन बन गए हैं और इसीलिए फर्जी तरीके से फोटो, वीडियो, ऑडियो के द्वारा लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो जान चुके हैं कि मिल्कीपुर का परिणाम उनके हाथ से निकल चुका है। मिल्कीपुर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिल चुका है और इसीलिए हताशा में, निराशा में आकर के झूठे वीडियो, फोटो के आधार पर, ऑडियो के आधार पर बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। देश के लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रणाली में अब उनका विश्वास नहीं रह गया है। इसलिए परिणाम के बाद वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने के साथ साथ पूरी निर्वाचन की प्रणाली पर सवाल उठाने का काम। तो ये कुछ बयान थे, इसी पर चर्चा करेंगे। सर्वेश त्रिपाठी हैं प्रवक्ता सभा के, शिव सिंह भारती हैं प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ महेंद्र सिंह जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मनीष शर्मा जी भी शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं मनीष जी, कल हम लोग चर्चा कर ही रहे थे भाई कि चुनाव आयोग, वोटिंग परसेंटेज और तमाम चीज़ें, लेकिन मिल्कीपुर को लेकर अखिलेश यादव का ये बयान थोड़ा मतलब मुझे लगता है बहुत हार्ड हो गया है। और इतने हार्ड बयान की आदत है नहीं इलेक्शन कमीशन को या भाजपा को। उनको नहीं लगता था कि अखिलेश यादव जिस तरीके से अपने बयानों को रखते हैं, अपनी बातों को सामने रखते हैं, वो इस तरीके से बयान देंगे कि हम एक सफ़ेद कपड़ा लाना भूल गए, इलेक्शन कमीशन को देना था। ये एक अलग और थोड़ा एग्रेसिव, थोड़ा गुस्से में नजर आया अखिलेश यादव जी। पिछले आप थोड़ा लंबे समय से अगर इस बात को आप देखें, चाहे वो लोकसभा चुनाव के दौर का समय हो, फिर उसके बाद चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, या उसके बाद फिर हरियाणा का चुनाव हो, अभी दिल्ली में आपने जिस तरह से देखा है, तो एक कई जगह से अचानक 10,000 लोग आ जाते हैं और गायब हो जाते हैं 10,000 लोग नए तरह से। महाराष्ट्र में आरोप विपक्ष लगा रहा है कि 70 लाख जो वोटर हैं एक तरह से
वो नए वोटर वहां आ गए, हिमाचल की जितनी जनसंख्या है, या एक ही बिल्डिंग में 7-7 हजार वोटर आ जा रहे हैं। तो यूपी में भी जो पिछले उपचुनाव हुए, बहुत सारे वीडियो वायरल हुए, और खास करके विपक्ष ने अपने एक सैंडल से जारी किया। आज भी आप देखेंगे तो कम से कम 100 शिकायतें मिल्कीपुर से, वीडियो उसके हैं, रिकॉर्डेड चीजें हैं। तो जो चुनाव आयोग का जो रोल है लोकसभा चुनाव में, ये बल्कि उल्टा आप कह सकते हैं कि चुनाव आयोग सोया हुआ नहीं है, अगर आप इसको कहेंगे। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के बहुत सारे जो शब्दावलियां थी वो बहुत ही सांप्रदायिक किस्म की थी। अल्पसंख्यकों को लेकर के कहीं घुसपैठिया बोल रहे थे, तो कहीं ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बोल रहे थे। उस समय भी उनके ऊपर बहुत कोई इस तरह का उनको बख्श दिया गया एक तरह से। वो शिकायत की गई तो उनकी जगह नड्डा साहब को दे दिया गया नोटिस। या इससे पहले भी आप देखेंगे कि मद्रास हाईकोर्ट का एक दौर में जब कोरोना का दूसरा काल चल रहा था, तो मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर बहुत तीखी टिप्पणी की थी। उसने कहा था कि आपके चलते ये कोरोना बढ़ रहा है, और क्यों ना आप लोगों पर हत्या करने का मुकदमा आपके अधिकारियों पर लगा दिया जाए। और अब जब ये हो रहा था, रैलियां आप होने दे रहे थे, कोई कानून लागू नहीं हो रहा था सत्ताधारी दायरे का, तो क्या आप दूसरे ग्रह पे रह रहे थे क्या? तो ये चुनाव आयोग की जो साख है इस दौर में, वो साख देखिए बहुत निचले स्तर पे गई है। केवल आपको सही होना ही मामला नहीं है, सही दिखना भी आपको होना चाहिए। ये जो सवाल है, एक जनता की भी अदालत है जिसके अंदर आपकी एक साख होनी चाहिए, उसको आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए। केवल विपक्ष का मसला नहीं है ये मसला। और आप ये एक ट्रेंड और देखेंगे कि जितनी आप शिकायत कर दीजिए, चुनाव आयोग उस पर कोई बात ही नहीं करता है, कोई उस पर रिएक्ट ही नहीं करता है, कोई उस पर बाजाब्ता वो शिकायतें जाती हैं, बाजाब्ता टैग किए जाते हैं। अब 100 शिकायतें किया गए हैं मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के एक दिन के अंदर। और आप इस बात को भी देख रहे हैं कि बहुत सारे वीडियो हैं कि गांव में प्रधान हैं, कोटेदार हैं, गांव में जो बहुत सारे एक सवाल है, मनीष जी, मैं आप ही की बात को कंटिन्यू कर रहा हूं। ऐसा पहले कब होता था? अगर हम 2000 से 2014 को बात करें, या हम और 1980 से 2000 की बात करें, ऐसा चुनाव आयोग पर आरोप कब लगते? चुनाव आयोग क्या इतना ज्यादा लोगों को ध्यान में रहता भी था, या चुनाव हो जाते तो लोगों को पता नहीं चलता था? नहीं, पहले देखिए क्या होता था ना कि पहले जो दो दल लड़ रहे हैं, उन दलों के बीच जो उनके जो समर्थक हैं, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते थे और दूसरे दल को कोशिश करते थे रोकने का। ये उदाहरण भरे रहते थे उस दौर में भी। आप देखेंगे कि दूसरे दल के वोटरों को दूसरा दल के कार्यकर्ता या उनके नेता या उस तरह के दबंग लोग दूसरे दल को रोक दिया करते थे, वोट ही नहीं करने दिया करते थे। ये एक नई प्रणाली है, एक नई सिचुएशन है कि राज्य मशीनरी का, जिसको आप इंडियन स्टेट मशीनरी कहते हैं, इंडियन स्टेट की जो मशीनरी है, वो पुलिस है, वो नौकरशाही है, वो तमाम जो आप देखिए, यह भी आरोप है कि पीठासीन अधिकारी डलवा रहे हैं। यह आरोप है कि पुलिस गांव गांव जा करके विपक्ष के समर्थकों को धमका रही है कि तुमको मिटा दूंगा, इतना मुकदमा डाल दूंगा कि जेल में चले जाओगे, जीवन भर सड़ जाएगा। इस तरह के ऑडियो आ रहे हैं, इस तरह के वीडियो आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में बावजूद भी आप देखेंगे कि चुनाव आयोग की चुप्पी क्यों है, इस पे कोई बातचीत क्यों नहीं, उसको सीधे सीधे नकार क्यों रहे? हम तो उल्टा ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को ये नहीं कहना चाहिए कि सो गए, वो विपक्ष के लिए सो गए हैं, बल्कि उल्टा ये कहना चाहिए प्रोएक्टिव है सत्ताधारी पार्टी के लिए, बल्कि ज्यादा जिंदा दिल है, ज्यादा वो छूट दिए हुए सत्ता के पक्ष में, सत्ता को ज्यादा स्पेस दिए हुए हैं, वो सोए हुए नहीं है। मैं इसको सपा की तरह नहीं देखना चाहता हूं। वो एक्टिव है, प्रो स्टेट, प्रो सत्ताधारी पार्टी, उनकी एक्टिविटी कई गुना ज्यादा है। उनके हेट स्पीच होते रहे, उनकी तरफ से पुलिस काम करती रहे, उनकी तरफ से नौकरशाही काम करती रहे, और वो जो है उस पर चुप्पी साधे रहते हैं। तो ये हमको लगता है कि ये भारतीय राज्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है जो चुनाव आयोग। क्योंकि अगर इतनी बातें होने लगी हैं, इतने बयान आने लगे हैं, तो ये एक चिंता का विषय है उस संस्थान के लिए कि उसको आगे कहना पड़ता है कि अभी देखिए नतीजे आएंगे तो ईवीएम पर लोग ठीकरा फोड़ेंगे। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बातें अगर कर रहा है तो सही में सोचने की बात है। महेंद्र सिंह जी का रुख करूंगा मैं। महेंद्र सिंह जी, चुनाव आयोग को लेकर हम पिछले 5 सालों से एक बयान सुन रहे हैं। कभी उनका जिससे वो इलेक्शन कराते हैं ईवीएम को लेकर सुनते हैं, कभी उनके नोटिस भेजने के उस पर करते हैं, कभी हम एक पार्टी जब टूट जाती है तो उसके फैसले को लेकर करते हैं कि भाई बहुत जल्दी उन्होंने कह दिया असली पार्टी ये है, चाहे वो चिराग पासवान या पारस पासवान हो,
और या फिर उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, ऐसे तमाम हैं। अपना दल भी कई बार टूटी बनी। फैसले बहुत तुरंत आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पे, जैसे आज अखिलेश यादव इसलिए गुस्सा थे क्योंकि उन्होंने 100 से ज़्यादा एक्स पर पोस्ट किए और कितनों पे कार्रवाई हुई, ये अखिलेश यादव बहुत बेहतर तरीके से जानते हो, हम लोग भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। महेंद्र सिंह जी। विशाल जी, चुनाव आयोग की एक बात जरूर याद रहती है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो शेरो शायरी जो कहते हैं वो सबको याद रहती। बाकी उनकी क्या एक्ट्स हैं जब चुनाव के दौरान कोई उनसे शिकायत करता है, वो चाहे गड़बड़ी की शिकायत हो, वो चाहे पॉलिटिकल पार्टियों के जब टूट होती है और तमाम चीजें होती हैं, उनकी शेरो शायरी जरूर याद रखी जाएगी। बाकी कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट उनके समय में ऐसा तो है नहीं, मुख्य चुनाव आयोग के आयुक्त के समय में, जिसको याद रखा जाए कि चुनाव सुधारों से रिलेटेड बहुत कुछ किया हो। हाँ, उनके दौरान एक स्विप, उनकी एक एजेंसी होती है जिसपे कि चुनाव प्रचार, मतलब चुनाव डालने के लिए जो प्रचार प्रसार किया जाता है कि लोगों को मतदान के लिए। इसके अलावा कोई अचीवमेंट ऐसा नहीं है कि फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में हम आप सब कह सकें कि चुनाव आयोग ने ये डिलीवर किया है। चुनाव आयोग की गरिमा लगातार गिरी है कई सालों से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पहले हैं और ये आखिरी होंगे इस तरीके से। आप देखेंगे कि सबसे उच्च गरिमा तब थी जब टी एन शेषन थे, और उसके बाद के कुछ चुनाव आयुक्त ठीक काम किया उन्होंने, अच्छी, वो किसी पार्टी से कोई खास लेना देना नहीं। हाँ, कुछ चुनाव आयुक्त बीच में ऐसे भी आए जो बाद में चुनाव आयोग जब आयुक्त नहीं रहे तो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टियों के साथ संबंध रखे और संसद तक भी गए। ये सिलसिला टी एन सेशन के बाद धीरे धीरे नीचे गिरता गया, स्तर गिरता गया, और अब ऐसी स्थिति हो गई, अब ऐसा लगता है कि सत्ता में कोई भी पार्टी आए, मैं तो विशाल जी ये भी कहता हूं, इस पार्टी के बजाय दूसरी पार्टी अगर आ जाए सत्ता में, अब चुनाव आयोग इतना कमजोर हो चुका है कि वो पार्टी भी अपनी तरीके से इशारे पे नचाएगा। क्योंकि संवैधानिक तौर पे, जो संस्थागत तौर पे उनको जो काम करना चाहिए, जो उनके पास पावर्स हैं, जो उनके पास डिसीजन मेकिंग की क्षमता है जो संविधान ने दी है, उसको वो एग्जीक्यूट कर ही नहीं रहे हैं, उस पे बात ही नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से निर्णय ही नहीं लिए जा रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं। अभी जैसे दिल्ली चुनाव का एक अगर उदाहरण लिया जाए, कल भी हम लोग बात कर रहे थे, जब आपको मालूम है कि बजट आने वाला है तो आप बजट के पहले चुनाव क्यों नहीं संपन्न करा सकते हैं? बजट के बाद की तारीख रखने का क्या औचित्य है, जबकि आपको मालूम है कि बजट तो पेश होगा ही पेश होगा, और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी कही जा सकती हैं, सत्ता पक्ष उसका लाभ ले सकता है। फायदा भी मिला, मुझे लगता है फायदा भी मिला उससे। मैं नहीं कह रहा हूं कि चुनाव, ये बजट बाद में आता तो शायद ये चीजें नहीं होती ये चीजें, लेकिन उसका एक एडेड बेनिफिट तो मिल ही गया ना। तो ये चीजें क्यों ऐसी प्रतीत होती हैं? फ्री एंड फेयर का मतलब यह है कि प्रतीत भी होनी चाहिए कि ये फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, सिर्फ होने नहीं चाहिए, आम जनमानस को लगना भी चाहिए। अब यहां पर अगर अखिलेश यादव इतनी शिकायतें कर रहे हैं या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी शिकायतें कर रही है, वो चाहे सत्ता पक्ष की शिकायत हो या विपक्ष की हो या कैंडिडेट की हो या आम जनमानस की हो, शिकायत को शिकायत की तरह तवज्जो देना चाहिए और उस पर सुनवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, ये उनका एक संवैधानिक दायित्व है, ये करना चाहिए। निर्णय आप कुछ भी लीजिए लेकिन सुनवाई कीजिए। बिल्कुल, तो वो नहीं हो रहा, वो प्रक्रिया कहीं वो रुक गई है, वो प्रक्रिया रुक गई है। मैं तो अभी देख रहा हूं तो उनकी एक शायरी बड़ी मशहूर थी, कर ना सके इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है, शिकायत भले ही उनको उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना सहना सुलझाना हमारी आदत तो है। ये वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं ये कि उनका कि सुनना भी है, सहना भी और सुलझाना भी है। तो दो चीज़ें तो कर रहे हैं भाई, सुन रहे हैं और सह रहे हैं, लेकिन सुलझा नहीं रहे, जिसकी वजह से विपक्ष जो है वो बिल्कुल हाइपर हो रखा है। भाई आप लोग कर क्या रहे हो? एक कोई, मैं कह रहा हूँ वोट फर्जी पड़ा, भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। चलिए, सपा प्रवक्ता हंसते नजर आ रहे हैं। भाई अब हंस रहे हो, ऐसी हंसी परसों तक रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कहीं मिल्कीपुर सीसामऊ ना बन जाए, आप लोग टेंशन में आ जाएं। सीसामऊ का रिजल्ट तो ठीक था, मिल्कीपुर में अगर ऐसा हुआ तो फिर, क्योंकि 2 लोग का भाग्य तय होगा 27 के लिए उसमें। सर्वेश जी बिल्कुल, जी विशाल भाई, सीसामऊ और मिल्कीपुर में बहुत अंतर बचा नहीं है, मीरापुर और मिल्कीपुर में बहुत अंतर बचा नहीं है,
और जब ये शुरुआत इसकी तब से होती है जब आम चुनाव, जब ये बाई इलेक्शंस हो रहे थे आपके, तो तब एक सीट अलग जब कर दी गई थी, तब ये साफ थी इनकी मंशा की ये करने क्या वाले हैं, और इनका डर भी जग जाहिर था और वो दिखा भी चुनाव के दौरान। रही बात इसकी कि अभी तक हम बहुत वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे, मैं उनको सुन रहा था, बहुत ही प्रूडेंट बातें बोल रहे थे, मनीष भाई बहुत बहुत अच्छी बातें रखी। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो विषय है वो बहुत गंभीर है कि हमें अगर इतनी बार कोई सवाल पूछा जा रहा है, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पूछ रहे हैं या जनता पूछ रही है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है संवैधानिक, अभी आप बयान दिखा रहे थे भाजपा प्रवक्ता का कि संवैधानिक जो आयोग है उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, कोई सैक्रोसेंट नहीं होता। आपका उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी हर संस्था की होती है, चाहे वो संवैधानिक हो असंवैधानिक हो। आपका, अगर आपको एक बार आत्मावलोकन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, संस्था को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्यों, अगर इतने सवाल पूछे जा रहे हैं तो क्यों पूछे जा रहे हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी जो बाई इलेक्शंस थे, मीरापुर में मैं खुद था, सीसामऊ का आपने खुद ही जिक्र किया, और थोड़ा पीछे जाते हैं, अगर इतने ही ये पाक साफ होते तो माननीय न्यायालय को चंडीगढ़ इलेक्शंस में क्यों बीच में आना पड़ता है? उससे पहले तक तो कुछ नहीं होता। चंडीगढ़ इलेक्शंस में फाइनली न्यायालय को फैसला करना पड़ा था और फैसला वो इनके विपक्ष में हुआ था, ये सब जानते हैं। बस थोड़ी सी यादाश्त जो है वो भाजपा की थोड़ी छोटी है, और वो उनको लगता है कि जनता की भी ऐसा है नहीं। लगातार सैकड़ों शिकायतें की जा रही हैं, बहुत अच्छे पत्रकार लोग दिखा रहे हैं टीवी पे, पूरे दिन चल रहा है, इनको टैग किया जा रहा है, एक रिएक्शन उस पर भी आ जाता है। बस शेरो शायरी करनी है तो आप किताबें निकालिए, ये आपका जो काम है वो आप कर नहीं पा रहे हैं। तो इसके बाद कुछ भी, कोई भी फ्रस्ट्रेट होगा। जनता सबसे ज्यादा असर जो है, हम जनप्रतिनिधि हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनप्रतिनिधि हैं, वो जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं, पहली चीज फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। नहीं तो केवल इलेक्टोरल रोल बनाने का काम नहीं है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग को संवैधानिक दर्जा क्यों दिया गया है ये समझना चाहिए। संवैधानिक दर्जा इसलिए दिया गया है कि वो शिकायतों का निस्तारण कर सके, उस पर वो कर सके, और वो एक पक्षी अगर किया जाएगा, सही कह रहे थे मनीष भाई कि प्रोएक्टिव हैं, वो एक और एजेंट है भाजपा के, अगर कि वो उसको सफल बनाने पे लगे हुए हैं, तो फिर ऐसे तो देश के तो डेमोक्रेटिक सेटअप में हमारा पूरा विश्वास है, हमारा न्यायालय में विश्वास है। लेकिन ये जो संस्था इसके लिए बनाई गई है, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ये छोटे फायदे, भविष्य के छोटे फायदे के लिए अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत चिंताजनक है देश के लिए, हमारे संविधान के लिए और डेमोक्रेसी के लिए, जनता के लिए। क्योंकि यहाँ जो संप्रभु है हमारे संविधान के अनुसार वो जनता है, संप्रभुता जनता में निहित है, और सबसे ज्यादा ध्यान जनता का दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता है, ऐसे में अगर उसको चुनाव नहीं देने, वोट नहीं देने दिया जाएगा, लोग फर्जी वोट डालेंगे। वीडियो, कितने सारे वीडियोज हैं, वो अखिलेश यादव जी के वीडियोज नहीं है, वो वीडियोस जनता ने बना के भेजे हैं, डाले हैं। केवल सैकड़ों उनकी शिकायतें नहीं, बहुत लोगों की शिकायतें थी, एक पे भी कोई फैसला हुआ हो। मीरापुर में एक दरोगा एसएचओ साहब बंदूक दिखा रहे थे एक महिला को, आपको याद होगा क्या हो गया उस पर, चुनाव आयोग ने क्या कर लिया। हैंड पिक्ड ऑफिसर्स आप उठा के मिल्कीपुर में पोस्ट करते हैं, और वो भी आप टारगेट करते हैं मिल्कीपुर में। हंसी मेरी इस पे नहीं थी, जीत हार पे हंसी नहीं आती, इस हालात पे आती है कि कितने पंगु हो गई हैं संस्थाएं हमारी, कितने पंगु हो गए हैं। अब जो हमारे सारे पिलर्स हैं, इंक्लूडिंग फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, जिनका काम है सच्चाई दिखाना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ ऐसे पत्रकार भी सुनने को मिल रहे हैं जो सच्चाई बोलने की हिम्मत रखते हैं। ये हिम्मत भी बहुत कम हो गई है, क्योंकि ये बहुत कम चैनलों पे देखने को मिलेगा। मैं आपको साधुवाद करना चाहता हूँ आपके इस चैनल का, कि यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं जो सच्चाई बोलने की हिम्मत रखते हैं, मादा रखते हैं। तो ये हालत बहुत चिंताजनक है। बने रहिए, आप सब बने रहिए। शिव सिंह भारती जी का रुख करूंगा, लेकिन अब बने रहिए आप सब हमारे साथ। अब भाजपा के विपक्ष जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे शिव सिंह भारती का रुख करूंगा, भाजपा के प्रवक्ता हैं, जरा वो भी जवाब दें कि भाई आरोप लग रहे हैं लगातार कि आपके एजेंट की तरह काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन, और ये पहली बार नहीं है, ये पहला मौका नहीं है जब ये आरोप लगा हो। मुझे लगता है ऐसे 5-6 चुनाव तो मैं देख चुका हूँ इस अंतराल में, जहाँ पर यह आरोप लगता है। चाहे हार जीत हो विपक्षी, उससे मतलब नहीं है। जब लोकसभा जीत के आए तब भी अखिलेश यादव उनका सरकार आएगी, ईवीएम हटाएंगे,
वो पक्ष में नहीं रह रहे हैं इस चीज के। विशाल जी, ईवीएम कोई भारतीय जनता पार्टी लेकर नहीं आई और चुनाव आयोग 14 के बाद नहीं बना। इससे पहले भी चुनाव हुए। अखिलेश यादव जी इससे पहले मुख्यमंत्री थे, इसी प्रदेश तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री रहते उनको सारी चीजों का आभास है। उन्होंने चुनाव लड़ा है, उन्होंने चुनाव लड़ाए हैं, उन्होंने किस तरह से चुनाव लड़ाए हैं वो भी हम सभी जानते हैं। इसमें जरा उस पर भी हम लोग चर्चा कर ले कि किस तरह से 2012 में डिम्पल यादव निर्विरोध सांसद हो जाती है, 14 के चुनाव में किस तरह से वहां पर धांधली होती है, ये उनकी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। वहां पर किस तरह से वहां पर एक व्यक्ति की हत्या भी हो जाती है। तो चुनाव इन्होंने किस तरह से फेयर तरीके से अपने मुख्यमंत्री काल में किस तरह से कराए हैं, किस तरह से प्रशासन को मशीनरी के तौर पर उन्होंने उपयोग किया है, तो ये उनका अनुभव बता रहा है। और वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को किसी तरह से प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम ये बात कर रहे हैं हार जीत के भी, जैसे आपने बात की, तो हम जब जनता जो हमको वोट दे रही है, जनता वोट देती है, किसी भी सरकार बनाती है। ऐसी बहुत सी स्टेट है, दिल्ली में ही 2-3 बार सरकारें बन रही है, तो कोई भाजपा सरकार नहीं बन रही है। तो हम ये तो नहीं कह रहे कि चुनाव आयोग पर हमारा विश्वास नहीं है। चुनाव आयोग पर विश्वास करना न करना, अगर हम इस तरह की चर्चा करना शुरू कर देंगे, देश में बना देंगे, तो हम विश्वास किस पर करेंगे, हम किस तरह से चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। और जहां चुनाव आयोग पर शिकायतों की बात है, तो शिकायतें परस्पर होती रही। उपचुनाव में भी शिकायतें हुई, उपचुनाव शिकायतें हुई, तो हमने देखा कि पुलिस वालों को हटाया भी गया, सस्पेंड भी किया गया, जहां ऐसी कई शिकायतें मिलती रही। तो चुनाव आयोग अपनी कार्रवाई अपने अनुसार करता है। आप जिस तरह से करना चाहते हैं उस तरह से नहीं करता, तो हमको लगता है कि चुनाव आयोग इमली वजह है। देखिए, इस सबके बीच में जनता जनार्दन है, जनता वोट देती है और जनता के वोट का परिणाम का संबंध करना हम सभी को करना चाहिए। और चुनाव के परिणाम से पहले ही हम हताश हो जाए, हम निराश हो जाए, हमको ऐसी ऐसी बातें कि वो मृत हो गया है। आप अभी एक संवैधानिक संस्था उसके लिए कह रहे हैं कि वो मृत हो गया, आगे आपको ऐसे और बयान आएंगे, सारे संवैधानिक संस्थाओं पर आप अविश्वास दिखाएंगे, तो देश में किस तरह का वातावरण बनेगा। चुनाव तो चुनाव आयोग ही संपन्न कराएगा। आप तेरा शायरी वाले ने किसी और को बैठा दीजिए, उसको भी लेकर आएंगे। चुनाव संपन्न कराने की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत ही चुनाव हुआ है। आप 9 बजे तक 20 शिकायतें कर देते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में मैं कहता हूँ कि 100 शिकायतें आपने कर दी। अगर इस तरह से चुनाव संपन्न अगर कहीं होने लगे और तुरंत इस तरह से कार्रवाई अगर तुरंत शिकायतों पर होने लगे बिना जांच के, तो चुनाव तो कभी होंगे नहीं देश में, न कभी चुनाव संपन्न होंगे ना उसके परिणाम आएंगे, और किसी चक्कर लगाते रहेंगे। तो इस तरह से कहना कि हमने जो शिकायत की उसका है कि नहीं है, उसकी जांच की बिना कार्रवाई नहीं की, तो आप मृत हो गए। आवाज दे दो, कहना पानी चले जा, पानी दे, पानी आओ, नहीं चलिए, शिव सिंह भारती, मुझे लगता है कि शिव सिंह भारती का नेटवर्क कुछ दिक्कत दे रहा है। प्रमोद जी हमारे साथ आ गए। प्रमोद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लोग आज चर्चा बड़े अहम मुद्दे पर कर रहे हैं, जिस पर लगातार मुझे लगता है कई दशक तक अभी और चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष तो सीधे कह रहा है भैया ये तो इन्हीं की देन है, ये इन्हीं की तरह काम कर रहे हैं, और जब हम कुछ करें तो वो गाइडलाइन के बाहर है, जब वो कुछ भी करें वो गाइडलाइन के अंदर है। और आज अखिलेश यादव के बयान ने ये बता दिया कि वो अंदर से कितना ज़्यादा उनके अंदर चुनाव आयोग के लिए प्रेम है। प्रमोद जी। विशाल जी, देखिए, चुनाव आयोग के लिए पिछले कुछ वर्षों से बराबर ये संवैधानिक संस्था है, उसके ऊपर एक सवालिया निशान लगा हुआ है। निश्चित रूप से चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो और चुनाव रहे हों, हमेशा ईवीएम को लेकर एक संदेह पैदा किया जाता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं जब एक आम जनमानस में ये एक अवधारणा पैदा हो जाए कि कुछ गड़बड़ी है, तो फिर और वो भी संवैधानिक संस्था पर, और आज अखिलेश जी ने जिस ढंग से बयान दिया है, तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत चिंता का विषय भी है। इस पे हमारी संवैधानिक संस्थाओं पर अगर
सवालिया निशान लगेंगे। अगर एक विपक्षी दल लगा रहा हो तो बात समझ में आती है, दो लगा रहे हो समझ में आती है, लेकिन सारे विपक्षी दल अगर ये बात कह रहे हैं तो इस पर सरकार को चिंतन करना चाहिए कि ऐसी कोई चीज न हो कि जिसपे एक संवैधानिक संस्थाओं की जो विश्वसनीयता है उस पर एक संकट गहराए। अखिलेश जी बार बार इससे पहले भी कहते रहे, अभी जब ये 9 उपचुनाव हुए उसमें भी कहे, ये बात उन्होंने आरोप लगाए। देखिए, एक बात तो निश्चित है कि लगभग 30-40 वर्ष मुझे भी पत्रकारिता में हो गए हैं विशाल जी। ये जो सरकार होती है और बाई इलेक्शंस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार का, चाहे वो कोई भी सरकार हो, इसमें आप किसी एक अकेली भाजपा को नहीं कह सकते हैं, चाहे वो सपा की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो और चाहे वो बसपा की रही हो। तो हालांकि वो बसपा बाई इलेक्शंस नहीं लड़ती रही है, ये बात अलग बात है, लेकिन उसमें बाई इलेक्शंस में ये चीजें आरोप लगते रहे हैं और ये बात कही जाती रही है कि साहब इसमें सरकार ने मशीनरी का दुरुपयोग किया है। लेकिन उसके बावजूद जो है चुनाव आयोग के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं हुआ करती थी। अब सीधा सीधा चुनाव आयोग के ऊपर बराबर टीका टिप्पणी हो रही है। मुझे लगता है कि क्या सच है क्या नहीं ये तो एक अलग बात है, लेकिन इस पर अगर कहीं संदेह पैदा हो रहा है समूचे विपक्ष को, तो सत्ता पक्ष को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये अगर संवैधानिक संस्थाओं की अगर यही स्थिति बनी रहेगी या उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी तो आज नहीं तो कल इसके परिणाम बहुत सुखद नहीं होंगे। बिल्कुल, और मैं फिर से रुक करूंगा जरा मनीष जी का। मनीष जी, मैं कह रहा हूं आज नहीं 10 साल बाद यही चर्चा का विषय बना रहेगा अगर ये संस्थाएं इस तरीके, देखिए सबको पता है किस तरीके से संस्थाएं काम करती हैं, किसी की सरकार रही हो, सरकार कोई भी हो, लेकिन एक जो होता है ना ह्यूमन नेचर में कि यार तुमने किया अब हम भी तो करेंगे, ये आदत गलत है। अगर ऐसा, बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि सर मुझे लगता है कि अगर ये आदत अभी पड़ गई है, आने वाले समय में कोई भी पार्टी आएगी वो समझ जाएगी कि हमें देश को किस तरीके से रूल करना है, किस तरीके से हमें शासन चलाना है। अब वो नीति आ चुकी है कि आप ऐसा कर रहे तो हम भी यही करेंगे। एक दिल्ली से शुरू हुई फ्री की रेवड़ी आज पूरे देश में घूम रही है, तो आदत तो आ गई है। मनीष जी। जी जी, नहीं, आप इसको अब को समझना चाहिए कि केवल चुनाव आयोग तक बात सीमित रहती, बिल्कुल, या केवल चुनाव आयोग तक मसला होता, वो केवल शक के दायरे में होती, तो बात सिर्फ इतनी नहीं रह गई। इन 10 सालों के अंदर राजसत्ता के जितने तंत्र हैं, वो इंडियन स्टेट की जितनी मशीनरी है, और वो आमतौर पे अदालतें हैं, सीबीआई है, ईडी है, पुलिस प्रशासन है, नौकरशाही है, और संसद है और सरकार है, ये एक दूसरे के चेक बैलेंस कर लिया करते थे। चेक बैलेंस का एक सिस्टम रहा आपके यहाँ, इस पूरे आप संवैधानिक जो आपका सिस्टम है उसमें एक गलती करता है दूसरा ठीक कर देता है, और दूसरा गलती करता है तीसरा उसमें हस्तक्षेप कर देता है। तो एक चेक बैलेंस का पूरा एक सिस्टम था। उस चेक बैलेंस के सिस्टम को इस दौर में, इन 10 सालों में नष्ट किया जा रहा है। इसको हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। आज ईडी के बारे में क्या नजरिया है, सीबीआई के बारे में क्या नजरिया है, अदालतों की भी साख को इसकी साख भी कमजोर हुई है। बहुत हम लोग बहुत सारे फैसलों की आलोचनाएं हो रही हैं इस समय देश के अंदर, जिसपे हम अभी बहुत बात नहीं करेंगे। उस ऐसी दर्जनों फैसले हैं जिनपे बहुत चर्चा हो रही है। और आप जरा सोचिए ना, आप चुनाव आयुक्त कैसे बन के आए? चुनाव आयुक्त से सीजीआई को हटा दिया गया उसके चयन से। वहां मोदी जी हैं, उनका एक मंत्री होगा और एक विपक्ष का नेता होगा, तो तय है कि कौन तय करेगा चुनाव आयोग के बारे में। तो आप देखेंगे कि उसके जड़ पे हमला है। और ये आप इसलिए आप ये क्यों हो जा रहा है कि चीफ जस्टिस जो है रिटायर होने के बाद राज्यसभा का सांसद हो जा रहे हैं, या कोई कैरियर का मामला होने जा रहा है। ईडी सीबीआई से कोई बाहर आकर के और बाद में नेता हो जा रहा है, बाद में कोई पार्टी ज्वाइन कर ले रहा है। मेरा ये कहना है कि ये जो मैं कह रहा हूं कि एक खास तरह का एक कोशिश हो रही है। लोकतंत्र को बहुत खतरा पैदा हो गया है। केवल किसी पार्टी का मसला नहीं है, इस पूरे भारतीय लोकतंत्र के सामने एक चुनौती आ गई है कि उसके जो इतने जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो उनके ऊपर संकट आ गया है। और एक देश, कह लीजिए कि एक सोसाइटी में बन रहा है कि देश हमारा एक तानाशाही की तरफ और कुछ एक तरह की एक सत्ता को एक जगह केंद्रित करने की तरफ और सारी डेमोक्रेटिक संस्थाओं को खत्म करने की तरफ
ये एक देखिएगा डिबेट चल रहा है, ये केवल सपा की बात नहीं है, ये केवल किसी विपक्षी पार्टी की बात नहीं है, जनता में भी एक भरोसा खत्म हुआ है। आप क्यों ऐसा आप देखते हैं, ये अगर लोकतंत्र पे जनता का भरोसा कमजोर होने लगेगा तो ये तो बहुत खतरनाक बात है देश के लिए, संविधान के लिए और इस मुल्क के लिए। आप समझिए ना, जर्मनी से लेकर के, जापान से लेकर के पूरी दुनिया में ईवीएम से केवल भारत में थोड़े चुनाव होता रहा है, जर्मनी में होता रहा है भाई, जापान में होता रहा है, तमाम जगहों पे होता रहा है। वहां लोग अदालतों में गए और अदालतों में गए तो उन्होंने कहा कि ये कैसे आप साबित करेंगे कि ईवीएम गड़बड़ है। उन्होंने कहा हमको गड़बड़ साबित नहीं करना है, हमको ईवीएम पे भरोसा नहीं है, हमको लगता है कि हमारा वोट जो है हम जहां डालते हैं वहां नहीं जाता है, हमारा वोट कहीं और चला जाता है। तो लोकतंत्र में अगर जनता को भरोसा नहीं है तो वहां तर्क नहीं किए जाते हैं, वहां सबूत नहीं मांगे जाते हैं। वहां की अदालतों ने ईवीएम से चुनाव कराना ही बंद कर दिया। और भले कितनी पूंजी खर्च हो रही है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना समय लग रहा है, ये सवाल वहां खत्म हो गया। लोकतंत्र हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, पूंजी और पैसे में समय लग रहा है और हमको लोकतंत्र में से चुनना होगा, तो किसको चुनेंगे भाई? ये हमारे सामने आज सवाल है कि कैसे जो है भारतीय संस्थाओं का, आप देखेंगे कि वहां संसद में जब राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट से भी लड़ना पड़ रहा हमको जब कह दिया था, तो उसको राष्ट्रवाद का सवाल खड़ा कर दिया। ये राष्ट्र के खिलाफ बात है। राष्ट्र और इंडियन स्टेट दो अलग अलग चीजें हैं, और आज सचमुच इंडियन स्टेट की जो मशीनरी है उस पर बेहद कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, और ये बेहद चिंताजनक बात है। एक दो चुनाव का मसला बिल्कुल नहीं। बिल्कुल महीन जी। जी विशाल जी, बिल्कुल मनीष जी ने तमाम बातें उठाई, बिल्कुल सही है कि एक सिलसिलेवार तरीके से, जिस तरीके से डिक्लाइन आ रहा है, जो आप लोग कह रहे थे कि जो कि हम थोड़ा सा ठीक होने की तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे सुकुमार सेन जो पहले चुनाव आयुक्त थे तब से लेकर के अब तक, राजीव कुमार तक, बीच में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शुरुआत से लेकर के 1952 के चुनाव से लेकर के अब तक बहुत अच्छे चुनाव होते रहे और अभी 10 साल में चुनाव गड़बड़ होने लगे, नहीं जी। बहुत पहले बहुत सारे बूथ कैप्चरिंग भी इसी देश में हुआ करती थी, तमाम चीज। लेकिन एक अच्छे की उम्मीद करते हुए हम प्रोग्रेस करते हुए टीएन शेषन तक पहुंचे, एमएस गिल तक पहुंचे और आगे तमाम कुरैशी साहब तक पहुंचे। बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया, तो हम एक उम्मीद थी कि एक अच्छी तरफ बढ़ रहे हैं। एक हमारा जो डेमोक्रेसी है, हमारा सिस्टम है लोकतंत्र का, वो मजबूत हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि पहले दिन ही मजबूत हो जाता है वो सारे सिस्टम। तो हमने एक रास्ता तय किया था, एक उम्मीद जग रही थी कि चलिए हम निरंतर एक के बाद एक अच्छे कदम उठाते जा रहे हैं और हम मजबूत हो रहे हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो कि पहली ड्यूटी है चुनाव आयोग की, जब उनके कार्य बताए जाते हैं तो पहला कार्य है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। तो हम उस तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन अभी संस्थागत जो क्षय हो रहा है वो हर संस्था में, वो पत्रकारिता में भी हो रहा है, वो मीडिया रसातल में जा रही है, वो पुलिस प्रशासन, हर एक तरफ जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको लगेगा कि ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, जो कि ग्राफ ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, तो वो नहीं रहा है। आप देखिए कि हम मीडिया में, फ्री स्पीच में हम कितने नंबर पर है, कहां पर खड़े हैं। आपको ताज्जुब होगा कि हमारे पॉलिटिशियंस तो कहते हैं कि हम महाशक्ति हैं, हम बहुत इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारी दुनिया में डंका बज रहा है और हम ये हैं वो हैं। लेकिन आप देखिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में हम कहाँ खड़े हैं, मीडिया में हम कौन सी रैंकिंग में खड़े हैं। बहुत छोटे छोटे देश हैं जहां पर पॉलिटिकल अस्थिरता होने के बावजूद उनका मीडिया अच्छा काम कर रहा है, अच्छी रैंकिंग है। तो जिसकी तरफ मनीष जी बात कर रहे थे कि चेक एंड बैलेंसेज होते थे, तो चौथे खंभे का भी एक बड़ा उत्तरदायित्व होता था कि जो है उसको ठीक रखे और उसको पॉजिटिव तरीके से लिया जाता था। एक समय ऐसा था, मीडिया इतना ताकतवर हो गया था, कुछ लोगों को दम्भ ये आ गया था संपादकों को कि वो कहते थे कि हम सरकार बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। तो ये भी ठीक नहीं था। आप ये समझिए, मुझे तो लग रहा है हम लोग आज उसी का द्वंद्व झेल रहे हैं। एग्जैक्टली। तो कहीं भी जब अहंकार कहीं भी आ जाता ना किसी भी खंबे में, तो वो खराब है, वो दिक्कत करता। अब पॉलिटिशियन ने उनका तोड़ देख लिया, इकोनॉमी ओपन हुई, जरूरतें सबकी बढ़ी, तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए। उन्होंने देना शुरू किया, एडवर्टीजमेंट के तौर पर देना शुरू। आप देखिए चुनाव के समय 1 साल पहले से हर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, हर डिपार्टमेंट कितना
पैसा देता है अपने चहेते मीडिया हाउसेस को, वो रिश्वत है भाई। वो आप ये सोचिए कि कितना पैसा, तो आपको पैसा चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी कहती है हम पैसा देंगे, लेकिन आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच हम छीन लेंगे। वो जो पावर थी, वो जो सत्ता का एक अहंकार मीडिया को हो गया था कि हम जो बदल देते हैं सरकार, सिफारिशें करने लगे थे लोग कि इनको टिकट दीजिए, इनको नहीं दीजिए, इनको, ये बहुत ठीक है। काला अध्याय है जो जो इसका, और उसी की परिणति है ये। समय बदल रहा है, उसी की परिणति है। तो लेकिन ये चिंताजनक है, और इस पर हम सबको, जो सिविल सोसाइटी है, जो आम जनमानस है, सवाल उठाने चाहिए। और सवाल उठाने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, आपके चैनल हैं, जो लोग चैनल अभी निष्पक्ष हैं, वहां पर ये बात उठानी चाहिए। क्योंकि अगर हम बात नहीं उठाएंगे तो हम बिल्कुल और नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो मेरा तो यही कहना है विशाल जी कि जहां से जितनी आवाज उठ सके उठाई जानी चाहिए। और ये इंटरनेट का जमाना है, अब बहुत मुश्किल होगी कि सरकारों को कि आवाज आम आदमी की बंद कर दें। अभी देखिए डिपेंडेंसी यही है कि जैसे अभी बच्चे हैं जिनको नौकरियां नहीं मिलती हैं, वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे एग्जाम्स हैं, हमारी नौकरियों की व्यवस्था कीजिए, हमारे एग्जाम्स करवाइए, जो कि टल जाते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा बेरोजगारी का बहुत बड़ा ये, आप देखेंगे कुछ समय बाद अब क्या होगा, लोग मुखर होकर के आने लगेंगे। अभी थोड़ा मुखर होकर लोगों के ने नहीं आ न्यूज़ रहे चैनल से स्टूडेंट, मुंह तोड़ना, मुंह मोड़ा ना इसी वजह से कि आप तो भाई हाँ। साहब एक ही चीज दिखा रहे हो, आरोप लगते बिल्कुल। हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अगला अगला चरण उनका मुझे ये लग रहा है कि वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव होंगे, और पूरी दुनिया, ग्लोबल, पूरा ये हमारा प्रेजेंस दिखेगा कि भाई हमें नौकरी चाहिए, भाई हमें एग्जाम करवाइए, हमें रोजगार दीजिए। वो सारी चीजें अब इंटरनेट के जमाने में आपको रोक नहीं पाएगा। मेरा कहना है कि हम, ठीक है अभी ये दौर चल रहा है, लेकिन हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि शायद टेक्नोलॉजी हमारे साथ रहे, और हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात करते हैं, जो लोकतंत्र का पहला प्रिंसिपल है, मूल सिद्धांत है, जिसमें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सर्वोच्च ऊपर है, मतलब ठीक है। और वो अगर कहीं भी उसके ऊपर कहीं भी हमला होता है तो आप समझिए कि लोकतंत्र नीचे की तरफ जा रहा है। तो हमें सबसे पहले ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो चौथा खंभा है, या जो मीडिया है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। इसमें आगे आके सही को सही दिखाने की कुव्वत होनी चाहिए, और गलत को गलत। लेकिन ये तभी होगा जब हमारा दामन भी साफ हो, हमारे ऊपर भी कोई इस तरीके का कोई लेवल ना लगा हो कि हम भ्रष्ट हो गए हैं, हम किसी ऐसी जगह में इन्वॉल्व हैं, कोई हमारा न्यूज चैनल, कोई हमारा प्रेस के मालिकान, वो ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं जहां उनको डर है कि ईडी आ जाएगा, सीबीआई आ जाएगा, और वो सारी चीजें, तो वो गड़बड़ करते हैं। और संपादक की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया है, तो संपादक नाम की चीज बची नहीं है, जो मालिकों पर भी अंकुश लगाते थे। तो अब वो नहीं है, अब मालिक भ्रष्ट हो गए, पब्लिक मीडिया नहीं है, आप ये समझ लीजिए। तो मीडिया, पब्लिक मीडिया होना जरूरी है। और ठीक है, अब आने वाले समय में जब परेशानियां होती हैं तो फिर से हम लोग ऐसे ही चर्चा में बैठ जाएंगे। जब परेशानियां होगी तो फिर से एक बार हम लोग चर्चा में बैठ जाएंगे, सेम पैनल लेके। चलिए शिव सिंह भारती जी जवाब दीजिए, भाई क्यों ऐसा हो रहा है? आपकी आवाज उस वक्त आ नहीं रही थी हम तक। शिव सिंह जी। विशाल जी देखिए, इस पूरी बातचीत का तत्व मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से बार बार आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप तो आजादी के बाद से, जब से सरकारों का गठन हो रहा है तब से आरोप लग रहे हैं। लेकिन अब आते सीधे चुनाव आयोग पर प्रश्न लगाना, और वह राजनीतिक पार्टियां, जैसे अभी मणि जी ने कहा कि सारे राजनीतिक दल एक साथ विरोध कर रहे हैं, तो सारे राजनीतिक दल में आप देखिए, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इनका जमीनी आधार क्या रह गया है? आप जमीन पर आते नहीं, आपके कार्यकर्ता निकलते नहीं, आप जनता के बीच में कहीं है नहीं। आप देखिए, जो जनता के बीच में रहेगा, जो जनता के सुख दुख में साथ रहेगा, जो उनके परस्पर सहयोग करने के लिए खड़ा रहेगा, उनके लिए आंदोलन करेगा, जनता उसी को चुनती है। आप एक तरह से, पूरी तरह से जनता को नकार नहीं सकते आप इन परिणामों के लिए। आपने तो बिल्कुल से सारी चीजों को ढका बताते हुए चुनाव आयोग खराब है, और चुनाव पहले सारी चीजें, चुनाव हरे जाते थे तो
पार्टियां अपना एनालिसिस करती थी, चिंतन करती थी कि हम चुनाव क्यों हारे, उस पर वो काम करती थी और परस्पर 5 साल काम करती थी। इनसे पहले मुलायम सिंह जी रहे, मुलायम सिंह जी परस्पर जनता के बीच में रहते थे। आज राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पिछली बार कब आए थे कोई जानता नहीं है। आप आरोप लगाएंगे चुनाव आयोग पर, आप कहते हैं कि जनता आपको चुन ले, जनता आपको क्यों चुनेगी? जनता आपको चुनेगी आप जब जनता के बीच में रहेंगे, और जनता के बीच में नहीं रहेंगे तो ये आप आज चुनाव आयोग पर प्रश्न लगा रहे, कल और सारी संवैधानिक संस्थाओं पर आप प्रश्न लगाएंगे कि ये सारी संवैधानिक संस्थाएं जो है वो बैन कर देंगे, सारी संवैधानिक संस्थाओं को एक उसमें लाके खड़ा कर दिया है। तो ऐसा नहीं है, ये सारी बातें अलग है। इसमें मीडिया भी इन्वॉल्व कर देंगे, इसमें और सारी चीजों को भी इन्वॉल्व कर देंगे, तो इनसे किसी भी चीज का कंक्लूजन निकलने वाला नहीं है। राजनीतिक पार्टियों को एक बार सोचना, जो विपक्ष के राजनीतिक दल है, जितने भी राजनीतिक दल है, उनको सोचना कि उनको अपना एनालिसिस करना चाहिए वो जनता के बीच में कहाँ है। अच्छा, आपको कैसे लगता है जनता के बीच कैसे होना चाहिए? आप कैसे रहते हो जनता के बीच? आप भारतीय जनता पार्टी, आप कैसे रहते हो? कार्यक्रमों के माध्यम से हो, भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी पार्टी है, वो तो रहेगी। एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आप कैसे रहते हो? तौर पर जनता के बीच में चाहे कार्यक्रम, चाहे किसी प्रकार के किसी के सहयोग के साथ, किसी का सहयोग करके किसी का काम में खड़ा होना हो, आप मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आप मेरी प्रोफाइल चेक करिए, आप किस तरह से 1 लाख वोट से जीतने वाला, 1 लाख वोट से जीतने वाले का कोई जनाधार नहीं होगा। 2.5-3 लाख वोट से कोई नेता जीत रहा, उसका जनाधार नहीं होगा। भाई साहब, अगर आप इतनी बेबाकी से चीजें कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपको रायबरेली, कन्नौज या अमेठी से भी लड़ लेना चाहिए, तीनों जगह से। और आप तो जनता के बीच रहते हैं, आप तो जीत ही जाएंगे। स्मृति ईरानी नहीं रहती थी क्या जनता के बीच? स्मृति ईरानी नहीं रहती थी क्या जनता के बीच? वो कैसे हार गई? क्या बात करते हो भाई? चुनाव लड़ना, लड़ाना और कार्यकर्ता और जनता के बीच, ये बहुत 3 सीढ़ियां हैं अलग अलग, इनको एक साथ ना जोड़े। सर्वेश जी जल्दी से जवाब दीजिए, फाइनल कमेंट लेके डिबेट को क्लोज करता हूं मैं। बहुत सही बात, शिव भाई बहुत बढ़िया बात कर रहे थे। भाजपा में बताता हूँ जनता के बीच कैसे रहती है, भाजपा और चुनाव कैसे जीतती है। भाजपा जनता के बीच रहती है डीएम के माध्यम से, भाजपा जनता के बीच रहती है एसएसपी के माध्यम से, सीओ के माध्यम से, एसएचओ के माध्यम से, स्वीप के माध्यम से। और वो जो कह रहे थे कि वो जनता को नकार नहीं सकते, जनता वोट देती है, वो 70,000 लोग जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं उनको देना नहीं चाहिए वोट, वो उनके आधार पे जीत रही है। सही बात। अच्छा, आप लोग क्यों नहीं जीत रहे हो? आप लोग जनता के बीच जाओ ना, अगर वो अधिकारियों के बीच है तो आप जनता के बीच जाओ, बात करो। मिल्कीपुर में जो चुनाव लड़ रहे हैं जीत प्रसाद जी, उनके पिताजी अवधेश प्रसाद जी, वो कहाँ से आए हैं? एमस्टरडेम से आए हैं, वो जनता के बीच लड़ रहे हैं। कैसे ये जनता के बीच में ऐसे बीच में चिल्ला के रहते हैं? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनने के बीच में कूद रहे हैं। मुझे बोल तो लेने दीजिए भाई साहब, मैं आप ही को तो बता रहा हूँ आप कैसे जनता के बीच में रहते हैं। अरे आपके जो हमारे प्रधानमंत्री जी आपके नेता हैं वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो कैसे भी जनता के बीच में रह सकते हैं? वो जब ट्रैक सूट पहन के गंगा जी के बीच में जा सकते हैं तो जनता के बीच में? अरे इससे क्या मतलब है भाई? कोई कुछ भी करके ना है। अभी एक बात हो रही थी फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब आप कपड़ों के लिए भी तंज कसेंगे? भारत है भाई। नहीं तंज नहीं कस रहा, मुझे अच्छा लगा, वो बहुत आप भी ना, बढ़िया लगा। आप भी वैसे करो। तो जब नहीं हमें जैसे करना है वैसे कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच कैसे कैसे रह रहे हैं मैं बता रहा हूँ। अवधेश प्रसाद जी हमेशा से जनता के बीच में है, और इससे बेहतर तरीके से जनता के बीच में कैसे रहा जाता है, इसी जनता ने जब चुनाव हुआ था लोकसभा में तो जनता के बीच से चुन के भेजा था। कितनी बार विधानसभा में गए, थोड़ा सा फैक्ट चेक अगर कर ले बीजेपी के प्रवक्ता तो उनको पता चल जाएगा जनता के बीच में। रही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनता के बीच में कितने रहे, उनकी किसी भी रैली से पता चल जाएगा। कितनी बार कहाँ गए हैं वो पता कर ले, और अपने शीर्ष नेतृत्व का पता कर ले जनता के बीच में कौन गया है। अच्छी बात ये थी कि अब इनको मुलायम सिंह यादव जी याद आए, हमारे स्मृति शेष नेताजी याद आए कि वो जनता के बीच में रहते थे। ऐसे ही इनको बाकी चीजें भी याद आएंगी, सच्चाई निकल ही जाती है, अच्छी चीज है, मैं अभिवादन करता हूँ इस बात का। लेकिन जनता के बीच में कैसे रहना है वो समाजवादी पार्टी का ये हर कार्यकर्ता जानता है। जनता के बीच रही, यहाँ मुद्दा जनता का है ही नहीं है, यहाँ मुद्दा एक संस्था का है जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था, वो अपना कार्य ठीक से नहीं कर पा रही है, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उससे प्रश्न पूछा जा रहा है और जवाब वो कभी नहीं दे रही। शेरो शायरी के माध्यम से जवाब जनता को नहीं मिलता, और जनता ही जवाब मांग रही है, कोई और नहीं मांग रहा। इतने सवाल जो उठ रहे हैं वो जनता के बीच में है, उनका जवाब भी देना पड़ेगा आज नहीं तो कल, और जनता जवाब मांगेगी, कभी ना कभी उसका परिणाम भी दिखाई देगा। 27 में चुनाव, बाई इलेक्शन नहीं है, बाई पोल नहीं है,
वहां जनता जवाब मांगेगी और उसका रिजल्ट भी दिख जाएगा। चलिए बिल्कुल, मैं फाइनल कमेंट लूंगा। मनीष जी जल्दी से फाइनल कमेंट। जी बिल्कुल, मैं तो बस ये कह रहा हूं कि राजनीतिक रूप से देखिए, यूपी का जो चुनाव है, जो मिल्कीपुर का जो चुनाव है, देखिए अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए और वहां राजनीतिक रूप से गोलबंदी को स्तर पर देखा जाए, तो आप जानते हैं अयोध्या फैजाबाद बीजेपी हार चुकी है और उन्होंने कोशिश की थी कि कुंभ के जरिए कुंभ को दूसरा अयोध्या बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी भी हवा निकल गई। असल में ये जो संभाल नहीं पाए और अभी तक लापता लोगों की लिस्ट नहीं दे पा रहे हैं, मरने वालों की लिस्ट नहीं दे पा रहे हैं और उसको ढकने छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। 17 घंटे तक उस पर शोक तक व्यक्त नहीं किए। तो ये चुनाव, तो ये मिल्कीपुर में इसका गहरा असर होना है। और आप जानते हैं अभी एक दलित लड़की के साथ रेप और हत्या का भी मामला मिल्कीपुर में आया हुआ है। तो ये चौतरफा ये एक घिरी हुई सरकार है। अगर ये फ्री एंड फेयर चुनाव हुआ तो ये चुनाव बीजेपी मिल्कीपुर भी चुनाव भी अयोध्या की तर्ज पे हारने। प्रमोद सर फाइनल कमेंट। देखिए, नहीं, अभी जो महेंद्र सिंह जी ने बात कही, मैं उस पर कुछ शब्द कहना चाहूंगा। एक तो जो महेंद्र सिंह जी ने कहा ना कि अब संपादकों वाली बात, बिल्कुल ठीक कहा। अब संपादक नहीं रह गए हैं, अब वो लाइजनर्स वहां रखे जाते हैं। दिक्कत ये है कि जो सरकार और अखबार के बीच में लाइजनिंग का काम करे, वो सबसे बड़ा पत्रकार है। अगर रिक्शा चालक लाइजनर अच्छा है, वो संपादक हो जाएगा और महेंद्र सिंह जी उसके अंडर में बैठ के कलम घिसेंगे। ये स्थिति है। दूसरी बात, जो अब पहले एक चीज और बता दूं कि पहले ये बात भी सही है कि जो उन्होंने कहा कि पहले ये सरकार गिराएंगे बनाएंगे पत्रकारों की बात, मैं इस बात से भी पूरी तरीके से महेंद्र जी की सहमत हूं। पहले दलीय पत्रकार हुए, अगर आप आज से 15-20 साल पहले जाए, ये सपाई पत्रकार है, ये कांग्रेसी पत्रकार है, ये भाजपाई पत्रकार है, यहां से शुरुआत हुई। और उसके बाद स्थिति ये हो गई कि आज जो है वो पत्रकारों की, मीडिया की स्थिति भजन कीर्तन मंडली बन गई है कि वो खाली नगाड़ा और तबला बजाती फिर रही है। जो मीडिया का काम है, जो जनता की समस्याओं को रखने का काम है, जो सरकार को घेरने का काम है, उससे वो बिल्कुल दूर हो गई है। और ये जहां तक इसकी बात जो अभी कही गई, आप ये देख लीजिए, खाली एक उदाहरण ले लीजिए, हरियाणा में मेयर का चुनाव वो जीत गया था, फिर क्यों हारा? ये क्या गड़बड़ी नहीं थी? क्या मशीन ने प्रशासन, जिला प्रशासन नहीं मिला हुआ था? अभी लोकसभा के चुनाव में ऐसे कई मामले आए कि बिजली गुल हो गई। जो 5-10 हजार से जीत रहा था, बाद में पता लगा वो प्रत्याशी 2,500 से हार गया। ये क्या है? ये चुनाव आयोग पे सवाल नहीं है। ऐसे एक नहीं अनेकों चीजें हैं। हाँ, लेकिन हम लोगों की आज बड़ी सार्थक बहस है और सभी लोगों ने बड़ी अच्छी बात कही। सवाल यह है कि चुनाव लड़ो और कहीं ना कहीं कुछ चीजें रहती हैं, वो चलती आई हैं, लेकिन अब अगर संवैधानिक संस्थाओं पर देश की जनता का विश्वास उठ जाएगा, सीबीआई, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के समय में सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग नहीं हुआ, लेकिन उसकी तब भी कुछ मर्यादाएं, मूल्य बचे हुए थे। आज तो आप देख लीजिए, आप हरियाणा में चले जाइए, वो क्या नाम, महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री हो गए। 10 दिन पहले कहा गया था कि ये तो 60,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचारी हैं। ये क्या है? तो अब ये जो जनता के बीच में ये संदेश, क्या जो पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र का एक डंका बजता है, ये कहा जाता है कि बड़ा मजबूत लोकतंत्र है, बड़ा फेयर लोकतंत्र है, वहां की मशीनरी को डिस्टर्ब करना बहुत आसान नहीं है। आज तो मुझे लगता है कि सारी चीजें डिस्टर्ब हैं। बिल्कुल, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बहस, इस चर्चा को बहुत खास बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इलेक्शन कमीशन पर भड़के अखिलेश यादव पहला मर्तबा नहीं है, लेकिन लगातार विपक्षी दल जो इस बात को लेकर इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे कि भाई ये हो रहा है, इसमें इन्वॉल्व है, चुनाव आयोग इन्वॉल्वमेंट है, इसको लेकर कोई ऐसी बयानबाजी नहीं आती, कोई उत्तर नहीं आता। बेशक 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो चीज़ें कुछ बदलाव की नज़र आ रही होंगी लोगों को। इलेक्शन कमीशन उसके बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और बताएगा कि भाई देखिए फिर हो गया, और विपक्षी दल या पक्ष जो भी, जिसका तरफ जो भी फैसला आता है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोसने का काम तो ज़रूर करेगा।
फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।